तो नमस्कार गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे वे से कर रहे होंगे, साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इस मतलब कि सेकंड ईयर में, उनके लिए ये वीडियो है। स्टार्ट किया है चैप्टर MCQ बेस का। तो उसमें क्या है, उसमें हम जो इकोलॉजी आपका पहला चैप्टर है, इकोलॉजी इसके हम आपको 3 वीडियो में 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं MCQ। 3 वीडियो आपको लेके आएंगे, पहला चैप्टर के 150 क्वेश्चन हम आपके लिए करा देंगे और आपका फिर क्या है, एक भी क्वेश्चन पहले चैप्टर में से नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपसे कंप्लीट वादा है। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि खास श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी होती हैं। पहला क्वेश्चन है, एक खास श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी होती हैं। पहला है ए 1 से 2 होती हैं, दूसरा है 3 से 4 होती हैं, तीसरा है 9 से 10 होती हैं, चौथा है 4 से 5 होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपके पास है, इसका राइट आंसर आपके पास है बी। इसका राइट आंसर बी, 3 से 4 हमारे पास क्या होता है, खास श्रृंखला की कड़ी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक सेकेंड, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाए गए तो बनने वाली आकृति कौन होगी। ठीक है, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो आपके पास भार और ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगी? त्रिभुजी आकार की होगी, पिरामिड होती होगी, या स्तंभ होगी, या फिर षष्ठकोणी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हम बता दें आपको पास क्या है। इसका राइट आंसर हमारे पास जो है वो है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ये पिरामिड होगी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या फिर कभी कभी उल्टा होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, कभी कभी सीधा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सदैव सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें है शाकाहारी समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी जीव होते हैं वो आपके पास प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, या फिर टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जो मतलब जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक घास स्थल में संख्या पिरामिड की पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है कि बस उल्टा होता है। जो मतलब कि घास श्रृंखला होती है ना, जो मतलब कि आपके हिरण हो गया, ठीक है, और आपके पास गिलहरी हो गई, जो भी घास को खाती है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है जो पिरामिड वो सीधा होता है, उल्टा होता है, या त्रिकोणीय होता है। तो इसका आंसर है सीधा। जो भी मतलब कि घास से होता है तो वो हमारे पास सीधा होता है। उल्टा कब होता है जी मैं आपको बता दूं, जब भी है ना हमारे पास कोई चीज़, कोई भी जानवर है या कोई भी लिविंग पर्सन है वो ख़त्म हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ से जो हमारे पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, स्टार्ट। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छठवां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? आपके पास पहला है वर्षा वन की विशेषता है, महासागर की विशेषता है, मरुस्थल की विशेषता है, या डेल्टा की विशेषता है। ठीक है, ये जो विशेषता है ये हम आपको बता दें, ये विशेषता है महासागर की। ठीक है, राइट आंसर इसके महासागर है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक खास श्रृंखला में पादक हिरण मेढक पादक हिरण भेड़िया व शेर है, सार्वजनिक ऊर्जा किस में होती है? मतलब कि एक मतलब कि खास श्रृंखला है हमारे पास फूड चेन में, पादक है, हिरण है, भेड़िया है और शेर है। इनमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सार्वजनिक ऊर्जा होती है वो किसकी होती है? सार्वजनिक ऊर्जा वो होती है हमारे पास, वो होती है पादक की। ठीक है, ना हिरण की होती है, ना भेड़िया की होती है, ना शेर की होती है। ठीक है, 5 और 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम।
8वां क्वेश्चन है पादक, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खास श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है। सबसे मतलब कि जो पादक है मान लो, या फिर हिरण मान लो, या फिर भेड़िया मान लो, या फिर शेर मान लो, इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है खास श्रृंखला की, फूड चेन की। तो वो हमारे पास राइट आंसर क्या है, वो हमारे पास शेर है। ना भेड़िया की होती है, ना हिरण की होती है, ना पादक की होती है। ठीक है, हमारे पास 9वां क्वेश्चन दे रखा है। 9वां क्वेश्चन है द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। शेर है, हिरण है, मेढक है, या फिर टिड्डा है। तो इसका द्वितीय जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो कौन होता है। शेर होता है, हिरण होता है, मेढक होता है, या टिड्डा होता है। इसका राइट आंसर क्या है, मेढक होता है। ना टिड्डा होता है, ना हिरण होता है, ना शेर होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रत्येक खास श्रृंखला का समाप्त होती है। जो प्रत्येक खास श्रृंखला कहाँ पर समाप्त होती है, आपके पास उत्पादन जो मतलब कि प्रोड्यूस करता है वहाँ पर तो वो समाप्त हो नहीं सकती है। अब प्राइमरी पर भी नहीं हो सकती है, द्वितीय पर भी नहीं हो सकती है। ये हो सकती है अपघटन, जहाँ पर उसके जो मतलब कि कोई भी, मैंने अभी आपको बताया जो कोई भी लिविंग पर्सन है वो ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, उसके बाद जो भी उसके हमारे पास जो पार्ट होते हैं उसके वो है ना अपघटित हो जाते हैं। तो कहाँ पर खास श्रृंखला खत्म होगी, वो होगी हमारे पास अपघटन पर। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो गया। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास किसी पारिस्थितिकी तंत्र समस्त अपघटन नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसका जो मतलब समस्त मतलब कि अपघटन नष्ट होने पर कौन सा चक्र मतलब पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे पास ऋतु चक्र है, जल चक्र है, जैव भू रासायनिक चक्र है, या फिर गैसीय चक्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे पास है जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। हमारे पास जो जीव होते हैं लिविंग पर्सन या फिर नॉन लिविंग पर्सन, इन दोनों के जो मतलब कि हम समुदाय होता है, इन दोनों का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जो भी रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है। आपके पास पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है, जैव रासायनिक चक्र कहलाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। इसका राइट आंसर है ए। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। जो पीडोलॉजी मैं आपको बता दूं होता है क्या है, जो भी हमारे पास लिविंग पर्सन है वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद हम कहाँ पर उनको दफनाते हैं, ज़मीन पर दफनाते हैं। तो ज़मीन में दफनाने पर अंदर जो भी प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं पीडोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉक चट्टान, सॉरी रॉक माने ईंट होती है, या फिर डिजीज़ ऑफ क्रॉप मतलब कि जो बीमारी होती है वो, या फिर सॉइल, या फिर मृद स्थान। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृद स्थान। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन, अजैविक। जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास कवक होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, उत्पादन में आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं, अपघटन में आते हैं, या फिर अजैविक में आते हैं। ये आते हैं हमारे पास अपघटन में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन। अब हम 15 क्वेश्चन देख लें। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्य कितने प्रकार के होते हैं। जो पिरामिड होते हैं हमारे पास पारिस्थितिकी, वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 2 प्रकार के होते हैं, दूसरा हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, तो तीसरा है हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड। हमारे पास जैव धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है। जो हमारे पास धान होते हैं खेतों में जो किसान लोग करते हैं, तो वो किसका उदाहरण है, उसमें मतलब कौन सी इसमें से अंदर जो प्रोसेस होती है जिससे कि अगर हम एक बीज डालते हैं तो उसके काफ़ी सारे बीज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास अनुवांशिक विविधता। जो अनुवांशिक का मतलब ही आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे ना, तो ये जातिगत विविधता होती है और ना ही पारिस्थितिक विविधता होती है, ना ही भौगोलिक विविधता होती है, जो होती है अनुवांशिक विविधता। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है, आपके पास टूट्रा प्रदेश में, और हमारे पास ये क्या है टेगा प्रदेश में, या फिर विशुद्ध रेखीय सदाव्य वनों में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ठीक है, विशुद्ध रेखीय। ठीक है,
और 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे पास ध्रुवीय प्रदेश में। सबसे कम जो हमारे पास जैव विविधता होती है वो कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो एशिया में पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है, फिर उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, या फिर हमारे पास अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसको आंसर है इसका डी, वो सॉरी ए, इसको आंसर है ए, अफ्रीका में पाई जाती है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाली देश कौन सा है? जर्मनी है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। ठीक है। नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों के लिए, या फिर केवल जंतुओं के लिए, या फिर पौधों तथा जंतु दोनों के लिए, या फिर इकोसिस्टम के लिए? तो हम कह सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोसिस्टम के लिए नेशनल पार्क में सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। हमारे पास 22 क्वेश्चन आ चुका है सामने। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता बोलते हैं, बीटा जैव विविधता बोलते हैं, अल्फा जैव विविधता बोलते हैं, या फिर एक्स जैव विविधता बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा जैव विविधता बोलते हैं स्थानीय जीव विविधता को। ठीक है। हमारे पास बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? कच्छी करान, राजस्थान, भारत, एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्छी करान। ठीक है, कच्छी करान। ठीक है। हमारे पास वैश्वीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? हमारे पास जैसे कि हमारे पास क्या रखा है, वैश्वीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, इसको कहते हैं हम बीटा। ठीक है। वैश्विक जैव विविधता को बोलते हैं बीटा। ठीक है। अब हमारे पास भूमि रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं? स्थानीय, राष्ट्रीय और महाद्वीप वैश्वीय। इसका आंसर राइट हो जाएगा वैश्वीय। ठीक है। हमारे पास क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदावर वनों में वैश्वीय जैव विविधता का कितना परसेंटेज पाया जाता है? 25%, 33%, 50%, या फिर इससे अधिक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 25 होगा, 33 होगा, 50 होगा, या 50 से अधिक होगा। इसका राइट आंसर क्या? 50 से अधिक होगा। फ्रेंड मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं जो मैंने अभी आपको बताया था कि वैश्वीय जैव विविधता के को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर, मेरे से गलती हो गई, अल्फा होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर अल्फा होता है। आप है ना सही कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। हमारे पास देख लेते हैं। विश्व में जीव जंतुओं की खाद्य जातियों की संख्या लगभग कितनी होती है? हमारे पास 14 लाख होती है, और हमारे पास 24 लाख होती है, 34 लाख होती है, 44 लाख होती है। तो इसका राइट आंसर क्या? 14 लाख। ठीक है ना। तो 24 लाख होती है, ना 33 होती है, ना 44 होती है। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ठीक है जी, आंसर हमारा क्वेश्चन था। हमारे पास 28 क्वेश्चन दे रखा है। 28 प्रचुर जैव विविधताओं संपत्ति राष्ट्रों को किस श्रेणियों में रखा गया है? तो हमारे पास मल्टी डिवाइस श्रेणी में रखा गया है, सुपर में रखा गया है, या फिर हमारे पास मेगा में रखा गया है? तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास है मेगा डाइवर्सिटी देश में। ठीक है, इसमें रखा गया है। ठीक है। हमारे पास 29 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। 29 भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी परसेंटेज है? कितनी परसेंटेज है? 5 है, और हमारे पास 2.5 लाख है, 1 लाख है, 7 लाख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख है। ठीक है। मतलब कि अनुमान वाली प्रतिशत संख्या है। ठीक है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन आता है तो आप एक पे टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। एक क्वेश्चन है रण, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। 31वां क्वेश्चन करते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। और हमारे पास खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? प्राइमरी उपभोक्ता और उत्पादन और सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक होते हैं, उत्पादन होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक होते हैं। ठीक है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र
और खाद्य चक्र या फिर खाद्य जाल या फिर खाद्य वृक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य वृक्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 34 क्वेश्चन। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जो हमारे पास लिविंग पर्सन होते हैं उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला द्वारा होता है, जंतु श्रृंखला द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला द्वारा हमारा होता है। ठीक है, अगर हम 35 क्वेश्चन करते हैं, हरे पादप भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ, मध्य, अंतिम और या फिर ये क्या लिखा है सर्वत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। ठीक है, प्रारंभ। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए ये क्या लिखा है निसल पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम बोलते हैं या फिर खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, खाद्य जालक बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। जीवों के बीच में जो भी कुछ होता है वो जीव क्या है? लिविंग पर्सन ही तो है, तो उसका खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर कहलाती है, खाद्य स्तर कहलाती है, पोषण स्तर कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण स्तर कहलाती है। ठीक है, अब सारी चक्र में किसका प्रभाव होता है? जल का होता है, खनिजों का होता है, वायु का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिजों का होता है। ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, कोयला और सौर विकिरण। इसका राइट आंसर ए, बी, सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, सी राइट, इसका राइट आंसर होगा सौर विकिरण। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में, 2 में या 6 में? इकोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी बांटा गया है? 41। अब हम 41 क्वेश्चन करते हैं। तो हम 41 क्वेश्चन का इकोलॉजी के 2 भागों के नाम बताएं। इकोसिस्टम या फिर ये शायद थोड़ा सा गलत टाइपिंग गलत हो गई है, इसका कुछ और नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। 42 क्वेश्चन करते हैं। अब 42 क्वेश्चन करते हैं। इकोसिस्टम तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों को प्रभाव कैसा होता है? इकोलॉजी सिस्टम में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है, लंबवत होता है, चक्रीय होता है, क्षैतिज होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशा में होता है। ठीक है, ना तो लंबवत होता है, न चक्रीय होता है, ना क्षैतिज होता है। ठीक है, हमारे पास देख लेते हैं। इकोसिस्टम के 2 भागों के नाम बताइए। इकोसिस्टम के 2 भाग क्या हैं हमारे पास? वर्षा धूप या फिर जैव घटक या फिर अजैव घटक, मतलब ठीक है। और हमारे पास आंसर है बी एंड सी, मतलब कि जैव घटक और हमारे पास अजैव घटक। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल संरचना है। वायुमंडल संरचना, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो 4 आंसर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है या फिर सभी है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सभी। ठीक है, वायुमंडल संरचना में कितने भागों में बांटा गया है? 5 में, 6 में, 4 में या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा है। क्या देखा हमने ऊपर? कि हमने देखा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, और हमारे पास ये लिखा है ट्रोपोस्फियर का वायुमंडल संरचना में कौन सा स्थान होता है? पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा और चौथा होता है। इसका राइट आंसर है पहला स्थान होता है। ठीक है, स्ट्राटोस्फियर का वायुमंडलीय संरचना में कौन सा स्थान होता है? पहला होता है, दूसरा होता है, या फिर हमारे पास तीसरा होता है, चौथा होता है। इसका स्थान होता है जो होता है दूसरा। ठीक है, हमारे पास देख लेते हैं वायुमंडलीय संरचना में अंतिम स्थान पर होता है हमारे पास थर्मोस्फियर होता है। इसकी मैंने हाइट भी बता दी है। ठीक है, हाइट अगर पूछे तो हाइट भी आप यहाँ से याद कर ले सकते हैं, मैंने आपको हाइट बता दी है। ठीक है, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर या फिर स्ट्राटोस्फियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट स्थान पर होता है हमारे पास थर्मोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49। जी का लिखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है? पानी, मिट्टी, वायु, जलवायु या फिर हमारे पास बी एंड सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, हमारे पास होता है बी एंड सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्वालिट इकोसिस्टम होता है हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या फिर हमारे पास मैरिन इकोसिस्टम या फिर दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु के भाग तापमान, नमी, प्रकाश या फिर सभी।
जलवायु में तो सभी होती हैं, तापमान भी होता है, नमी भी होती है, प्रकाश भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर ये आपको जो भी कुछ मतलब जो क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी के पहले चैप्टर का सिर्फ एक वीडियो अभी मैंने डाला है। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के 2 वीडियो और डालूंगा, जिससे आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे पहले चैप्टर के। उसके बाद हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अपनी स्टडी को अच्छे बेस से करती रहिए, और प्रमोट हो या ना हो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर पेपर देना है तो देना है, और अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास नॉलेज रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।